नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब बस 82 दिन बचे हैं। इसी चुनाव की तैयारियों को लेकर कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में संयोजक का नाम, साझा घोषणा पत्र और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। ये वो तमाम बातें हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन भारत की बात में हम आपको बिल्कुल अंदर की खबर देते हैं। और इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने 310 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन पक्का कर लिया है। कांग्रेस चाहती है 310 उम्मीदवार उतारना, मतलब सहयोगियों के लिए वो सिर्फ 230 सीटें छोड़ सकती है। दूसरी बड़ी खबर है कि जिन राज्यों में सहयोगी ज्यादा मजबूत हैं, कांग्रेस वहां भी सीट में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। सवाल यह है कि क्या उसके सहयोगी ये बर्दाश्त करेंगे। अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें कांग्रेस सहयोगियों की परवाह करने को तैयार दिखाई नहीं दे रही है। यह मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूं। दरअसल हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने आज कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात की। ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर जैनेंद्र से हुई इनकी बातचीत में क्या निकल कर आया, ये आपको जैनेंद्र की ही जुबानी पहले सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर दल कांग्रेस पर ज्यादा सीटें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक देखें तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करीब 300 से 310 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में वो अपने सहयोगियों के लिए 230 से 240 सीटें छोड़ सकती है। इस पर बात बन गई तब तो ठीक है, वरना ये बात विपक्षी गठजोड़ में बड़े दरार की वजह बन सकती है। देखिए, यही वजह है कि कांग्रेस की डिमांड लिस्ट को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं। यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोनों के भविष्य से जुड़े हैं। इसलिए पहले आपको यह सवाल भी दिखाते हैं, फिर इनके जवाब भी देखेंगे। पहला सवाल, क्या दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश तेजस्वी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की शर्त मानने को तैयार होंगे? दूसरा सवाल, अगर सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सहयोगी दलों में पेंच फंसा तो 2024 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन क्या होगा? यह चुनाव से पहले ही बिखर तो नहीं जाएगा? यह सवाल भी बड़ा अहम है। और तीसरा सवाल, अगर इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों ने सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की शर्त नहीं मानी तो क्या कांग्रेस सीटों पर दावेदारी को लेकर नरम रुख अपनाएगी? और इसी तीसरे सवाल से सबसे अहम बात है, यह सवाल तब उठ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव में गिनती के दिन है, लेकिन चौथी बैठक करने जा रहा इंडिया अलायंस अब तक ना संयोजक तय कर पाया है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। दिल्ली में कल जो बैठक हो रही है उसमें इन मामलों पर बात तो होगी, लेकिन अभी कंप्लीट कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि गठबंधन में एक तरफ एकता के दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आपस में तलवारें भी तनी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का। पंजाब की बात आती है, समझौता कोई नहीं है हमारा। जब सेंटर कहेगा तो वो सेंटर के लिए हम कैंपेन करेंगे, उसमें अपने आपसी मतभेद भूल जाएंगे। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये मास्टर हैं झूठ बेचने के। केजरीवाल साहब को इतना ही पूछ लो कि 54,000 करोड़ कहाँ है गुरु। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी। मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा।
पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नेता केजरीवाल को झूठा बता रहे हैं और केजरीवाल पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। यही हाल दिल्ली में है। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिख रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ये क्लियर कर चुकी है कि वो यहां कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देगी। यह अलग बात है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन वो कांग्रेस पर यहां भी प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है। बात हरियाणा की करें तो हमारे जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वहां कांग्रेस की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी वहां सीटों में हिस्सा चाहती है। वैसे सीटों को लेकर खींचतान कई दूसरे राज्यों में भी है। वो दूसरे राज्य कौन से? आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं, जहां एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी यहां कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। इसकी वजह भी है। वजह क्या, मैं आपको वो दिखाता हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीट जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने उससे ज्यादा 23 सीट जीती थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बुरी हालत में भी 5 सीट जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, सोनिया गांधी की। इस तरह कांग्रेस का परफॉर्मेंस हाफ हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में भी 5 सीट जीतकर अपना प्रदर्शन बरकरार रखा था। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस चुनाव दर चुनाव लगातार कमजोर होती गई, लेकिन 80 सीटों वाले यूपी में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस उतारना चाहती है। बाकी बच गई 60 सीटें। समाजवादी पार्टी को इन्हीं में से आरएलडी को, अपना दल कबीराबादी के लिए भी सीटें छोड़नी होगी। इस पर समाजवादी पार्टी का एतराज तय माना जाना चाहिए और माना भी जा रहा है। सवाल यह है कि पिछले 2 चुनाव में जिस कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 1 और 2 रहा हो, क्या समाजवादी पार्टी उसे 20 सीटें देने को राजी होगी? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से उसकी खटपट भी हो चुकी है, इसलिए यह आसान भी नहीं लगता। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए पुरानी बातें भूल चुके हैं, लेकिन कितनी भूल चुके हैं? मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में पीडीए कहीं ना कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। अखिलेश बड़ी खूबसूरती से उस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए कॉम्बिनेशन का जिक्र भी कर गए, जिसकी बातें वो कांग्रेस से रिश्ते बिगड़ने के बाद अक्सर करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभावित रिएक्शन का अंदाजा कांग्रेस को भी है। शायद इसलिए राहुल और प्रियंका ने दिल्ली में यूपी कांग्रेस के करीब 40 नेताओं से मुलाकात की है। हो सकता है कांग्रेस खुद को एक्टिव दिखाकर समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाना चाहती हो, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति देखकर तो यही लगता है कि इससे बात बनने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी प्रेशर में आने को तैयार नहीं है, जो मौजूदा हालात हैं। वैसे कांग्रेस के लिए एक मोर्चा 40 लोकसभा सीट वाला बिहार भी है, जहां कांग्रेस 8 सीट पर दावा करने की तैयारी में है। इसके लिए जेडीयू तैयार होगी, ऐसा नहीं लग रहा है। कांग्रेस को यहां नीतीश कुमार से नेगोशिएट करना है, जिनकी पार्टी जेडीयू का पलड़ा बिहार में कांग्रेस से ज्यादा भारी है। यह बात लोकसभा चुनाव में हुई हार जीत के आंकड़ों से साफ हो जाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली, जबकि बीजेपी से तालमेल बनाकर लड़ी जेडीयू ने 20 सीट जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। जेडीयू इस बार बीजेपी से अलग होकर लड़ी और 20 से सीधा 2 सीट पर पहुंच गई। 2019 में के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती, जबकि बीजेपी से मिलकर जेडीयू ने 16 सीट जीत ली थी। ऐसे में कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कैसे नेगोशिएशन होगी, आप खुद समझ सकते हैं। हालांकि अब नीतीश की पार्टी बीजेपी से अलग है। नीतीश खुद इंडिया अलायंस के फाउंडर मेंबर हैं
और अब उनकी जेडीयू उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार साबित करने की कोशिश में जुटी है। यह राहुल के लिए एक और चुनौती है। कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग की राह बंगाल में भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमारी इनसाइड इंफॉर्मेशन कहती है कि 42 लोकसभा सीट वाले बंगाल में कांग्रेस 10 से कम सीट पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या ममता इसके लिए तैयार होंगी? ऐसा लगता नहीं। हालांकि इस बात पर बात करने से पहले मैं आपको बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दिखा देता हूं कि वहां की क्या स्थिति है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जबकि टीएमसी ने 19 सीटें जीती। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 4 रह गई, जबकि टीएमसी की सीट बढ़कर 34 हो गई। 2019 के चुनाव में कांग्रेस की सीट 4 से घटकर 2 हो गई, जबकि टीएमसी ने 22 सीट जीत ली थी। ऐसे में वो कितना कॉम्प्रोमाइज करती है, ये देखने लायक बात है। बंगाल में कांग्रेस का पराभव इन आंकड़ों से भी साफ हो जाता है। यह भी साफ हो जाता है कि बंगाल में बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो ममता बनर्जी है। वो अपनी ताकत और कीमत दोनों पहचानती है। बेहद टफ नेगोशिएटर मानी जाती है ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस ने अगर 10 सीटों पर दावा ठोका तो ममता के पास सिर्फ 32 सीटें बचेंगी। इन्हीं में से उन्हें लेफ्ट के लिए भी सीटें छोड़नी होंगी और अपने उम्मीदवार भी लड़ाने हैं। इसलिए वो कांग्रेस की डिमांड मान लेंगी, ये काफी मुश्किल लगता है। And I think all will be together. So there is an opportunity to discuss these matters we earlier also discussed, and tomorrow there is a great opportunity to discuss into in detail. Without discussing the things, I cannot impose my opinion to others. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. ममता काफी टफ नेगोशिएटर है। झुकना उनके स्वभाव के खिलाफ है। ये उनकी बातों से भी जाहिर हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि अगर सहयोगी नहीं झुकेंगे तो क्या कांग्रेस को झुकना होगा? क्या उसे बिग ब्रदर बनने की जिद नहीं छोड़नी पड़ेगी? यह भी बड़ा सवाल है। ये जहां पर जो क्षेत्रीय छत्र मजबूत है और वहां पर कांग्रेस लगभग शून्य की तरह है, तो वहां पर कांग्रेस को वो बड़े भाई वाली भूमिका में नहीं रहना पड़ेगा, उनको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और अगर वो कांग्रेस सैक्रिफाइस नहीं करती है तो ये गठबंधन नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब साफ है, कांग्रेस को राज्यों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। अगर वो किसी राज्य में बड़ा भाई बनती है तो किसी राज्य में उसे सबसे छोटा भाई भी बनना पड़ सकता है। कांग्रेस को मौके के हिसाब से रणनीति को लचीला बनाना होगा, झुकना होगा। अब वो कितना झुकेगी और कहां झुकेगी, ये उसे तय करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पेंच की खबर में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इन दिनों खूब हलचल देखी जा रही है। कल रविवार का दिन था और बारी बारी से उन तीनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उनके आवास पर पहुंचे, जहां पिछले दिनों बीजेपी ने सरकार बनाई है। मुझे पता चला कि इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। चुनावी जीत के बाद जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली ऐसी बैठकें आम हैं। लोकसभा चुनाव तक ऐसी कई और बैठकें भी उनके आवास पर चलती रहेंगी, लेकिन इन सब के अलावा अगले कुछ घंटों में जेपी नड्डा से एक ऐसे नेता की मुलाकात होने वाली है जिस पर दिल्ली से भोपाल तक सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस नेता का नाम है शिवराज सिंह चौहान। 4 बार के मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में सिर्फ एक विधायक। अब सवाल यह उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होने वाला है, पार्टी हाईकमान ने उनके लिए क्या प्लान तैयार किया है, और जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी तब किस मुद्दे पर बात होगी, क्या बात होगी। चुनाव नतीजों के बाद से यह पहली बार होगा जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे। पहले कार्यक्रम यह था कि आज शाम को ही वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, लेकिन अचानक कार्यक्रम में बदलाव हुआ। अब दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। हर कोई इस इंतजार में है कि शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से क्या बात करेंगे।
शिवराज चौहान और खासकर जहाँ जब बीजेपी का इतना मजबूत नेतृत्व हो, जहाँ पर नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, उनका जो पूरा आचरण और जो उनके बयानों की प्रतिक्रिया है या जिस तरह के वो वीडियो शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एक उनका जो मन मुटाव है उनके अंदर में वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर, वो क्या कहते हैं कि इन बयानों से दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके ये बयान दिल्ली आए, वो चाहे वो बम्बई जाए, वो क्या कहते हैं उनको नुकसान पार्टी के अंदर पहुंचा रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं। उनकी छवि डाउन टू अर्थ वाली है, जमीनी नेता है, यानी ऐसे नेता जिन्होंने कभी भी नेतृत्व के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बीजेपी के सच्चे सिपाही के तौर पर जीवन भर काम किया और इस बात में कोई दो राय नहीं कि पार्टी के फैसले के बाद वो कोई बागी रुख दिखाएंगे। हां, यह बात जरूर है कि उनके दिल में थोड़ा बहुत दर्द है, जो किसी भी राजनेता के लिए स्वाभाविक भी है। हालांकि फिर भी दिल के दर्द को वो जुबान पर नहीं उतरने दे रहे। आज भी उन्होंने सीएम मोहन यादव की तारीफ की और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के आगे बढ़ने की कामना की। मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगी। मुझे आत्मसंतोष भी और गर्व भी है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। देखिए, पार्टी के लिए समर्पित एक कार्यकर्ता की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो कड़वे घूंट भी हंसते हंसते पी जाए। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सियासी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। बहुत जल्दी ही वो सीएम हाउस भी खाली कर देंगे और जैसे ही वो सीएम हाउस खाली करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि अब आगे क्या वो भोपाल में रहेंगे या फिर सीहोर जिले में लौट जाएंगे या फिर दिल्ली में कोई जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान की सियासत ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से सिर्फ दो रास्ते नजर आते हैं। या तो मोदी सरकार में उन्हें कोई मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर राष्ट्रीय संगठन में कोई अहम भूमिका निभाने का मौका, यानी दोनों ही हालात में शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चले जाएंगे। देखिए, विकल्प दो तरीके से होते हैं, केंद्र और संगठन होता है। मान लीजिए इन दोनों जगहों पे नहीं अगर कोई दायित्व दिया जाता है तो एक जो इंडिविजुअल व्यक्तित्व होता है वो पैरेलल सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं समझता हूं कि केंद्र में तो नहीं, लेकिन इस वक्त संगठन में मेरे हिसाब से उनकी उपयोगिता ज्यादा होगी अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह बनाए जाते हैं। जब जब शिवराज सिंह चौहान के साथ दिल्ली का जिक्र होता है तो शिवराज के कई पुराने बयान याद आने लगते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब जब मध्य प्रदेश में बदलाव की बात हुई, शिवराज के लिए दिल्ली का रास्ता खुला हुआ बताया गया। हालांकि जब भी यह बात होती थी, शिवराज सिंह चौहान हर बार यह बात डंके की चोट पर कहते थे कि उनका सियासी भविष्य दिल्ली में नहीं है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 12 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि वो अपने लिए मांगे जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। उनका 6 दिन पुराना बयान सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। हालांकि इस बार जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच रहे हैं तो वो किसी से कुछ मांगने नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें जेपी नड्डा की तरफ से बुलाया गया है और बुलाया इसी वजह से गया है क्योंकि आलाकमान उन्हें ज्यादा दिनों तक उम्मीदों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। शिवराज सिंह चौहान के लिए जो भी कारपेट तैयार किया गया है, इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि शिवराज हाईकमान की हर बात को सिर माथे पर रखेंगे या अपनी तरफ से भी कुछ बात करेंगे। शिवराज के पास कोई विकल्प ही नहीं है। या तो वो पार्टी छोड़ दे, जो कि वो करने नहीं जा रहे हैं, वो इतने सक्षम और इतने क्या कहते हैं जनाधार वाले नेता भी नहीं है,
तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी ऐसा बगावत टाइप की बात सोच सकते हैं। इसलिए उनको जो भी निर्देश मिलेंगे, चाहे संगठन में चाहे सरकार में, वो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर बीजेपी के अंदर रहना है। देखिए, जब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ था तब तक शिवराज सिंह एक ही बात कहते थे कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे, लेकिन मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई। उन्होंने इस तरह की बात कहना भी बंद कर दी। इस सवाल पर अब उन्हें जो भी कहना होगा कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही वो कहेंगे। आज दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के लिए हाईकमान ने प्लान तैयार कर लिया है। कल जब जेपी नड्डा से वो मिलेंगे तो पार्टी की तरफ से इस बारे में उन्हें बताया जा रहा है। चूंकि ये मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो रही है तो माना जा रहा है कि संगठन में जिम्मेदारी का भी कोई फॉर्मूला तैयार किया गया हो। अगर आपको शिवराज और वसुंधरा जैसे नेताओं के भविष्य को समझना होगा तो बीजेपी के कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों का इतिहास आपकी मदद कर सकता है। कैसे, जरा आंकड़ों से देखिए। आनंदीबेन पटेल को जब गुजरात में सीएम पद से हटाया गया तो राज्यपाल बना दिया गया। गुजरात में ही जब विजय रूपाणी को सीएम पद से हटाया गया तो वो संगठन के काम में लग गए। पंजाब और चंडीगढ़ में वो संगठन का काम देख रहे हैं। कर्नाटक के 4 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले येदियुरप्पा को बीजेपी ने 2021 में सीएम नहीं बनाया। उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। येदियुरप्पा इस वक्त बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। असम में जब बीजेपी 2021 का चुनाव जीती तो सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसी तरह विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। 4 साल के कार्यकाल के बाद जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया तो राज्यसभा भेज दिया गया और हरियाणा में संगठन का प्रभारी बनाया गया। उत्तराखंड में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम पद से हटाया था और फिलहाल लोकसभा सांसद हैं। झारखंड में रघुवर दास जब सीएम पद से हटे तो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए। अब ओडिशा के राज्यपाल हैं। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपको दिखाए। कहने का मतलब यह है कि अगर वक्त सबके लिए बदलता है और पार्टी वक्त के हिसाब से सबको जिम्मेदारी भी दे सकती है। शिवराज सिंह चौहान, ये स्वीकार करना होगा उनको कि मध्य प्रदेश में वक्त और हालात अब बदल चुके हैं। नेताओं के भाषण से उनका नाम गायब होने लगा है। पार्टी के होर्डिंग और पोस्टर से उनकी तस्वीर धीरे धीरे हटने लगी है। उनकी जगह मोहन यादव का नाम और चेहरा आगे हो रहा है क्योंकि पार्टी को अगले चुनाव भी जीतने हैं। जिस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की है उसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे की। और मेरी बीजेपी के जिन बड़े नेताओं से बात हुई उन्होंने बताया कि शिवराज की तरह वसुंधरा राजे को भी एडजस्ट करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि सस्पेंस इस बात का है कि क्या उन्हें भी शिवराज की तरह डील किया जाएगा या उनकी भूमिका कुछ और होगी, क्योंकि शिवराज के बाद जेपी नड्डा से अगर किसी दूसरे नेता की मुलाकात होनी है तो वो वसुंधरा राजे ही है। जिम्मेदारी तो वसुंधरा जी को भी जो है मिलेगी। जो मुझे लगता है उनकी भी क्षमताओं का बखूबी यूज किया जाएगा, चाहे संगठन में किया जाए चाहे सरकार में किया जाए। और यही कारण है, आप ये देखिए बहुत सारे पत्रकार वगैरह बोल रहे थे बगावत होगी, ये होगा, वसुंधरा ये करेंगी, शिवराज वो करेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया। ये दिखाता है कि हेड ऑफिस यानी संगठन में और उसके विभिन्न प्रांतों में जो नेता लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, उनके बीच अभी भी बहुत डिसिप्लिन है। कहते हैं नेता जितना पुराना होता है उतना ही असरदार होता है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं है। वक्त आने पर यह भी पार्टी को मजबूती दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल सवाल भविष्य के 10-15 सालों का है, जिसको देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने बदलाव किया है और यह बात धीरे धीरे हर नेता को अब स्वीकार भी हो रही है। देश की संसद इन दिनों विपक्ष के जबरदस्त विरोध और हंगामे के शोर से गूंज रही है। 13 दिसंबर को जिस दिन संसद में प्रदर्शनकारी कूदे थे उसके बाद से संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष लामबंद है। आज दोनों सदनों में हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को कड़ा एक्शन लेना पड़ा। आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंशन की कार्रवाई दिखी। लोकसभा से 33 सांसद सस्पेंड किए गए और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया। राज्यसभा से जिन 45 सांसदों को निलंबित किया गया उसमें 11 सांसद ऐसे भी हैं जिनके मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दिन में 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी एक दिन में 78 सांसद सस्पेंड।
काफी हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। निलंबन के बाद सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन करते देखे गए। आरोप लगाया गया कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। इससे पहले 14 दिसंबर को इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को सस्पेंड किया गया था। 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 1 सांसद को सस्पेंड किया गया और आज लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सत्र में अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं और यह संख्या कल फिर बढ़ सकती है, जो हालात लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि सरकार ने लोकतंत्र पर एक और हमला किया है, तानाशाही के रास्ते पर चलकर सांसदों को निलंबित किया है। दरअसल विपक्ष की मांग है कि संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों पर गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में बयान दें, लेकिन सरकार का कहना है कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है, ऐसे में इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक संसद के भीतर बयान देना ठीक नहीं। हम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए। ये इंडिया अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना करी। दोनों माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन का आज अपमान किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।